हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आरआरबी CB22 के लिए ज्यादा दिन नहीं रह गए हैं, 38 डेज ऑलमोस्ट रह गए हैं। जैसे गेट की सीरीज चल रही है, गेट की PYQ की सीरीज चल रही है, उसी तरीके से हम क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं आरआरबी CB22 सिविल इंजीनियरिंग के लिए भी। तो अगर पहले क्वेश्चन की तरफ तो आपकी स्क्रीन पर है, आप भी पॉज करके इसका आंसर करिए। तो क्वेश्चन कह रहा है एनोस्कोप इज यूज टू फाइंड ओवरऑल स्पीड, रनिंग स्पीड, स्पॉट स्पीड या फिर टाइम मीन स्पीड। तो अगर हम बात करते हैं एनोस्कोप की, अगर हम एनोस्कोप की बात करें, एनोस्कोप की बात करते हैं तो एनोस्कोप हमारा स्पॉट स्पीड को फाइंड करने में हेल्प करता है, जो कि क्या है, इंस्टेंटेनियस को, जिस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर जो हमारी स्पीड हमें मिलती है, जो पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हमारी स्पीड मिलती है, उसी को फाइंड करने में हमारा एनोस्कोप मेथड यूज करते हैं। तो स्पॉट स्पीड या फिर इंस्टेंटेनियस स्पीड को फाइंड करने के लिए एनोस्कोप मेथड यूज किया जाता है। तो सी ऑप्शन या थर्ड ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। अगर हम बात करते हैं, जब हमारा पर्टिकुलर जर्नी चल रही है तो उस टाइम में जितनी देर हमारी कार चली है, उस स्पीड को, जो डिस्टेंस है, जो वो पर्टिकुलर डिस्टेंस जितनी देर कार चली है, उसको जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें रनिंग स्पीड मिलती है। और जब हम अपना स्टॉप और ये सारी चीजों को कवर कर कर जो टोटल डिस्टेंस हमने कवर किया है, उसको जब टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमें ओवरऑल स्पीड मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाईवे फैसिलिटीज आर डिजाइन फॉर। तो जो हम हाईवे फैसिलिटीज की बात करते हैं, ये किसके लिए डिजाइन की जाती है? क्या ये एनुअल एवरेज आर्ली वॉल्यूम के लिए, एनुअल एवरेज डेली ट्रैफिक के लिए, थर्टीएस्ट हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम के लिए, या फिर पीक आर्ली वॉल्यूम ऑफ द ईयर के लिए? तो अगर हम बात करते हैं फैसिलिटीज, जो है हमारी जो हाईवे की फैसिलिटीज है, ये थर्टीएस्ट हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम के लिए निकाली जाती है। इसमें क्या है कि जो पूरे साल में बस 29 टाइम्स ही ऐसा आपको देखने को मिलेगा जिस पर आर्ली वॉल्यूम हमारा इंक्रीज होगा। 29 टाइम से ज्यादा नहीं देखने को मिलेगा ऑलमोस्ट। और जो पूरे साल के टाइम पे क्या होगा कि जो हमारी आर्ली वॉल्यूम होगा, वो इस जो पर्टिकुलर थर्टीएस्ट हाईएस्ट आर्ली वॉल्यूम जो होगा, उससे हमेशा कम रहेगा। बस 29 टाइम से आपको उससे ज्यादा देखने को मिलेगा। और वही वैल्यू के लिए हम अपनी हाईवे फैसिलिटीज को डिजाइन करते हैं। तो थ्री ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन, एज पर IRC रिकमेंडेशन द मैक्सिमम लिमिट ऑफ सुपर एलिवेशन फॉर मिक्स्ड ट्रैफिक इन प्लेन टेरेन। तो अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास तीन ऑप्शन देखने को मिलते हैं। एक प्लेन रोलिंग टेरेन देखने को मिलता है, एक स्नो बाउंड टेरेन देखने को मिलता है, और एक हिली रोड्स देखने पड़ते हैं, लेकिन वहां पर हमारा स्नो नहीं होता। तो अगर हम बात करें प्लेन रोलिंग टेरेन की बात करें, तो प्लेन रोलिंग टेरेन पे हमें 7% देखने को मिलेगा, जो कि हो जाएगा 1 in 15। वहीं पे अगर हम बात करें, अगर हम प्लेन रोलिंग टेरेन की बात कर रहे हैं तो 1 in 15, मतलब पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो स्नो टेरेन होता है, जो हमारा इन स्नो बाउंड टेरेन में, अगर हम स्नो बाउंड टेरेन की बात करें तो वहां पर हमें कितना देखने को मिलेगा? वहां भी हमें ये अगर हम बात करते हैं तो 7% देखने को मिलता है, और 1 in 15 हो जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर कि जो हमारा हिल रोड्स हो लेकिन वहां पे स्नो ना हो, ऑन हिल रोड्स विदाउट स्नो, नॉट बाउंड बाय स्नो से बाउंड ना हो, तो वहां पर हमें कितना देखने को मिलेगा? अगर हम इसकी बात करें, हिल रोड हो और बाउंड ना हो हमारे स्नो से, तो हमें कितना देखने को मिलेगा? तो 10% वहां देखने को मिलता है, जो कि हो जाएगा, अगर हम इसकी बात करें तो 100/10, तो 1 in 10 करके हम इसको निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन का आंसर 1 in 15 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉइल का है। तो अगर हम बात करें, क्वेश्चन कह रहा है, आर द डैश सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कौन सी सॉइल है जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है? तो अगर यहाँ पर हम बात करें तो यहाँ कोलिवल सॉइल जो है वो हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स के द्वारा ट्रांसपोर्ट होती है। तो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। लेकिन अगर हम बात करें, कुछ चीजें समझ लेते हैं, जैसे यहाँ पर ये टॉपिक ही कंप्लीट कर लेते हैं। अगर हम बात करें तो हमें ये बात पता है कि चार ऑप्शन चार अगर हम बात करते हैं तो चार चीजें देखने को मिलती है। अगर हम इसमें देखें, सबसे पहले क्या होगा? वेदरिंग होगी। सबसे पहले क्या होती है? वेदरिंग होती है। तो एक पेरेंट रॉक होता है, जैसे बहुत बड़ा चट्टान है, ये पेरेंट रॉक है। तो अब यहाँ पर इसकी वेदरिंग हो रही है। एजेंट कुछ भी हो सकता है, वाटर हो सकते हैं, एयर हो सकता है, एनिमल हो सकता है, प्लांट्स हो सकते हैं, प्लांट्स के रूट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो पेरेंट रॉक है। अगर अब इसकी वेदरिंग हो रही है, वेदरिंग होने के बाद क्या होगा? कुछ जो पार्टिकल्स हैं, जो छोटे पार्टिकल्स हैं, वो वहीं रह जाते हैं। कुछ पार्टिकल यहीं पे रह जाते हैं। इस तरीके की सॉइल को हम बोलते हैं रेसिडुअल सॉइल। जो वहीं पे रह गए उसको बोलते हैं हम रेसिडुअल सॉइल। और कुछ पार्टिकल्स होते हैं, जो कुछ पार्टिकल्स हैं वो ट्रांसपोर्ट कर गए। कुछ पार्टिकल हो जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। कुछ पार्टिकल्स क्या होते हैं? ट्रांसपोर्ट कर जाते हैं। तो इस तरीके की सॉइल को बोलते हैं ट्रांसपोर्टेड सॉइल।
यहाँ पर बहुत सारे एजेंट है, जिसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन इसी से पूछा जा रहा है कि अगर ग्रेविटी के द्वारा हो रहा है तो उस वाली सॉइल को क्या बोला जाता है, तो उसे कॉलिबल सॉइल बोला जाता है। तो अब यहाँ पे सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ हम देख रहे हैं एलिवियल सॉइल। अगर हम एलिवियल सॉइल की बात करें, एलिवियल सॉइल की बात करते हैं, तो जो रनिंग वाटर होता है, जो रनिंग वाटर होता है, जो पहाड़ों से पानी आता है, वो अपने संग बहुत सारे पार्टिकल्स को लेके आता है। पर लेकिन जब वो स्लोप पे होता है, स्टीप स्लोप पे होता है, तो उसकी वेलोसिटी ज्यादा होता है, तो सबको लेके आ रहा होता है। लेकिन जब प्लेन में एंटर करता है तो वेलोसिटी कम हो जाती है। वेलोसिटी कम होने के कारण वो रिवर बेड के कोने पे, जो चारों तरफ, जो मतलब रिवर बेड का जो किनारा है, वहां पर वो पार्टिकल्स को इकट्ठा कर देता है, और ये बहुत ही मोस्ट फर्टाइल होती है। तो एलुवियल सॉइल किसकी वजह से होती है? हमारी रनिंग वाटर के वजह से होती है। वहीं पे अगर हम बात करें, जब लेक के चारों तरफ हमारी सॉइल डिपॉजिट होती है, तो लेक के वजह से जो डिपॉजिट होती है वो है हमारी लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। इस सॉइल को हम बोलते हैं लैक्यूस्ट्राइन सॉइल। वेल, वहीं पे अगर हम बात करें, सी के किनारे जो हमारी सॉइल देखने को मिलती है, सी के पास देखने को मिलती है, वो होती है हमारी मराइन सॉइल। मराइन सॉइल उसको बोला जाता है। वेल, अगर हम बात करते हैं, अगर एयर के वजह से कोई सॉइल हमारी ट्रांसपोर्ट होती है, अगर एयर के वजह से ट्रांसपोर्ट हो रही है, तो उसे बोलते हैं हम एओलाइन सॉइल, एओलियन सॉइल बोलते हैं। और अगर हम बात करते हैं, तो ये सॉइल जो है, इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है, तभी तो ये एयर की वजह से ट्रांसफर हो पा रही है। इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है और इसमें सीमेंटिंग प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। अगर हम इसको वाटर के कांटेक्ट में लेके आते हैं तो इसकी डेंसिटी बहुत कम होती है। वेल, वहीं पे अगर हम बात करते हैं, रनिंग वाटर हो गया, लेक हो गया, सी हो गया, एयर हो गया। अगर ग्रेविटी की बात करें, तो ग्रेविटी में हमने अभी देख लिया कि ग्रेविटी का वजह से होती है कोलिबल सॉइल। अगर ग्लेशियर की बात करें, ग्लेशियर्स की वजह से जो सॉइल का मूवमेंट हमें देखने को मिलता है, या की वजह से जो होती है, वो होती है हमारी ग्लेशियल सॉइल। और कुछ हमारे ऑर्गेनिक सॉइल्स भी देखने को मिलती हैं, जैसे कि मार्ल हो गई, पीट हो गया। तो यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है। और अगर हम इंडिया के मैप की बात करें, तो जो हमें रेड सॉइल के पास देखने को मिलती है, जो यहाँ पर हमें देखने को मिलती है, जो यहाँ पर हमारा जो कोस्टल रीजन है, वहां पर हमें देखने को मिलती है, वहां पर हमें लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है। लेटराइट सॉइल देखने को मिलती है, इसमें जो सॉल्ट का परसेंटेज है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। एक सॉइल है जो हमें महाराष्ट्र के एरिया में देखने को मिलती है, वो हमारी ब्लैक कॉटन सॉइल है, जो कि कॉटन जो होती है, कॉटन की फसल के लिए बहुत अच्छा है। और इसके अंदर जो हमें मॉन्ट मोरेलोनाइट देखने को मिलता है, मॉन्ट मोरेलोनाइट की वजह से क्या होता है कि इसमें जो श्रिंकेज और स्वेलिंग है, वाटर के कांटेक्ट में आने से श्रिंकेज स्वेलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। अगर वाटर कम है तो ये बहुत ज्यादा ड्राई हो जाती है, और वाटर का प्रेजेंस ज्यादा होता है तो वो बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है। तो ये कुछ टाइप की सॉइल हमने डिस्कस किया। वेल, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो स्टेटमेंट बेस्ड है। अगर सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द गिवन स्टेटमेंट, यहाँ पे बोल रहा है कि स्टेटमेंट जो है ये बताना है कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, या फिर दोनों ही सही है या दोनों ही गलत है। तो स्टेटमेंट 1 की बात करें, तो स्टेटमेंट 1 कह रहा है कंसोलिडेशन इज ड्यू टू द रिडक्शन इन द वॉल्यूम ऑफ एयर वॉइड्स एट अ गिवन वाटर कंटेंट। तो एक पर्टिकुलर वाटर कंटेंट पे अगर एयर वॉइड्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है तो उसको कंसोलिडेशन कहते हैं। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। जब कंसोलिडेशन की बात करी जाती है, तो वाटर का वॉल्यूम है वो रिड्यूस हो रहा होता है, ना कि एयर वॉइड्स का वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा होता है। तो इस जो प्रोसेस है, इसको तो हम कॉम्पैक्शन कहते हैं। स्टेटमेंट 2 कह रहा है इन कॉम्पैक्शन वॉल्यूम रिडक्शन इज ड्यू टू एक्सपल्शन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम द वॉइड्स। तो वॉइड्स में से पोर वाटर निकल जा रहा है, इस वाली प्रोसेस को क्या हम कॉम्पैक्शन कहते हैं? ये गलत है। जब वॉइड्स में से हमारे एयर निकल जाती है तो उसे कॉम्पैक्शन कहते हैं। तो दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर रॉन्ग। तो यहाँ पर हमारे दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, दोनों अपोजिट डेफिनेशन इन्होंने डिफाइन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कंसोलिडेशन टेस्ट से। तो इन अ कंसोलिडेशन टेस्ट व्हेन द लोड इज चेंज्ड फ्रॉम 50 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर टू 100 किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, then the void ratio changes from 0.8 to 0.6, the coefficient of compressibility will be। तो coefficient of compressibility को हम AV से शो करते हैं, जो कि क्या होता है हमारा चेंज इन void ratio अपॉन चेंज इन हमारा जो ये लोड है, जो हमारा स्ट्रेस है बेसिकली, इसकी अगर चेंज की बात करें, तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं, तो ये अगर हम इसकी बात करें, तो ये हो जाएगा मेरा 0.8 माइनस 0.6, और 0.8 पर हमारा 50 था, लेकिन बाहर माइनस लगा हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं है। -100, और ये हमारा माइनस जब बाहर आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.2 अपॉन 50, 0.2 अपॉन 50। अब अगर हम बात करें, तो ये डेसिमल नीचे ले आते हैं, तो ये है हमारा 2 अपॉन 5 इंटू 100। अब अगर इसकी बात करें, 2 अपॉन 5 क्या होता है मेरा 0.4, 0.4 अपॉन 100, यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अगर इसकी बात की जाए तो ये हो जाएगा 0.004। और यहाँ पर यूनिट क्या हो जाएगी मेरी, जब इसकी बात करें वॉइड रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है, इसकी थी किलो न्यूटन, और ऊपर में चला जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा मेरा मीटर स्क्वायर अपॉन किलो न्यूटन। तो ये मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोफिशिएंट ऑफ कंप्रेसिबिलिटी होगा 0.004 मीटर स्क्वायर पर किलो न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ सॉइल सैंपल टेकन फ्रॉम द फील्ड हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी, जी की वैल्यू दे रखी है 2.5। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जरूर आएंगे हमारे RRB CBT 2 के लिए।
तो यहाँ पे टाइम भी कम चाहिए था और थोड़ा-सा अगर उन्होंने कैल्सी अलाउड किया है तो न्यूमेरिकल भी पूछेंगे। और वॉइड रेशियो दे रखा है मेरे को 0.75 और यहाँ पर अगर हम बात करते हैं आगे बोल रहा है द वाटर कंटेंट रिक्वायर्ड टू फुली सैचुरेटेड मतलब एस की वैल्यू क्या है 1 तो मुझको वाटर कंटेंट ही फाइंड करना है और यहाँ पर ये हमारा सबसे फेवरेट फॉर्मूला हमारा सहवाग वाला फॉर्मूला लगेगा। अगर एस की बात करते हैं 1 हो जाएगा, ई की वैल्यू मुझे 0.75 है, डब्ल्यू की वैल्यू फाइंड करनी है और जी की वैल्यू हो जाएगी 2.5 तो यहाँ से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 0.75 अपॉन 2.5 यहाँ से इस डेसिमल को ऊपर भेजो और ये वाले डेसिमल दोनों नीचे आ गए, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, 25 के टेबल में 75 3 टाइम्स आता है तो 3/10 आ रहा है मेरा डब्ल्यू। तो यहाँ से मेरे को पता चल गया 0.3 या फिर अगर हम इसको परसेंटेज में लिखना चाहें तो मैं यहाँ पर 30% इसको बोल सकती हूँ। तो मेरी डब्ल्यू की वैल्यू या तो 0.3 है या फिर 30% है तो वाटर कंटेंट इज 0.3 या फिर 30%। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो ये बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट अफेक्ट द परमेबिलिटी ऑफ सॉइल। जो मेरा के है परमेबिलिटी ऑफ सॉइल है वो हमारा गामा अपॉन म्यू मतलब हमारा डेंसिटी और ये जो हमारा विस्कोसिटी है। वेल अगर हम इसकी बात करते हैं यहाँ पर तो ई क्यूब अपॉन 1 प्लस ई और यहाँ पर हमारा आ जाता है डी का स्क्वायर। अगर ये बात करें तो ये हमारी किस बात पे डिपेंड नहीं करता तो वॉल्यूम ऑफ सॉइल तो आप यहाँ देख ही नहीं सकते लेकिन ग्रेन साइज पे डिपेंड करता है। पोर जो प्रॉपर्टीज ऑफ हमारी पोर फ्लूइड है बिल्कुल उस पर भी डिपेंड करता है, वॉइड रेशियो उस पर भी डिपेंड करता है। तो जो वॉल्यूम ऑफ सॉइल है उसी पे डिपेंड नहीं करता तो पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वेल नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन ये है कि लिक्विड लिमिट ऑफ अ सॉइल मास तो हमें लिक्विड लिमिट दे रखी है डब्ल्यूएल की वैल्यू दे रखी है 20% और जो हमारा प्लास्टिक लिमिट है वो हमें दे रखा है 25% और बोल रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स फाइंड करो इस सॉइल की। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स मतलब आईपी की वैल्यू बोल रहे हैं फाइंड करने के लिए तो हमें पता है डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू पी करते हैं। अगर मैं 20 माइनस 25 करूँ तो यहाँ पे से तो मेरा आंसर आएगा माइनस का 5% जो कि हम आईपी को नेगेटिव में नहीं डिनोट करते। इसका मतलब मेरे आईपी क्या होगा तो एक ऑप्शन हो सकता है आपको 5 दे रखा हो, एक ऑप्शन हो सकता है आपको -5 दे रखा हो, एक ऑप्शन हो सकता है आपको 0 दे रखा हो, एक ऑप्शन हो सकता है नन दे रखा हो। तो आपको यहाँ पर जो आईपी की वैल्यू वो 0 मार्क करनी है। अगर नेगेटिव में आता है तो हम नेगेटिव नहीं शो करते, हम आईपी की वैल्यू 0 मार्क करते हैं। और ये जो प्लास्टिसिटी इंडेक्स है वो क्या बताता है वो सॉइल की एबिलिटी बताता है कि वो कितना डिफॉर्मेशन में जा सकता है, कितना अंडरगो जा सकता है डिफॉर्मेशन के विदाउट एनी क्रैकिंग। तो अभी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 0 हो जाएगा। वेल आज तो बस एक झलक है कि हम किस तरीके के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, अभी हम और अच्छे लेवल के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद हम आरआरबी जो पीवाईक्यू 2019 में पूछा गया उसको भी डिस्कस करेंगे और आपको इस लेक्चर को शेयर करना है। जो लोगों को आरआरबी सीबीडी 2 की प्रिपेयर कर रहे हैं उनको शेयर करना है। आपको यहाँ पे फीडबैक देना है कि हम और इस वीडियो को किस तरीके से अच्छा कर सकते हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।